हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा के एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड के बारे में जिसका नाम है दिस। इससे पहले भी हमने एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड कवर करा था जिसमें हमने 3 वीडियोस बनाए थे और वो था स्टैटिक कीवर्ड। और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। दिस कीवर्ड भी है और दिस कॉन्सेप्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी जिसमें आपको दिस या दिस का ऑल्टरनेट ना मिले। आप अगर पाइथन करते हो वहां इसको सेल्फ बोलते हैं, सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट इनमें इसको दिस बोलते हैं और जावा में भी इसको बोला जाता है दिस। सो विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कस करते हैं दिस क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है जावा में आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं अपन जावा में दिस होता क्या है। तो टेक्निकली जावा में दिस अपने आप में एक कीवर्ड होता है, राइट। दूसरी जरूरी बात जो आपको दिस के बारे में याद रखनी है कि जब भी जावा में अपन लोग किसी मेथड को कॉल करते हैं, आप जानते हैं जावा में 2 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है इंस्टेंस और एक होता है स्टैटिक मेथड। मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंस मेथड्स की। तो जब भी जावा में आप किसी इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं, आप उस मेथड को कोई आर्गुमेंट पास करें या ना करें, जावा कंपाइलर चुपचाप उसे एक आर्गुमेंट पास करता है जो आपको दिखता नहीं है और जो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है जिसके लिए इस मेथड को करा गया है कॉल। और इस एड्रेस को जावा रिसीव करती है एक पैरामीटर में जिसका नाम जावा ने दे रखा है दिस। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जावा में आपने कोई मेथड बनाया, उस मेथड को आपने किसी ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करा। तो जब आप किसी भी मेथड को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो आप उस मेथड को कोई आर्गुमेंट पास करें या ना करें, बट जावा ऑटोमेटिकली उस मेथड को जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस एज एन आर्गुमेंट पास करती है। सिर्फ पास ही नहीं करती है बल्कि जावा उसको रिसीव भी करती है और रिसीव करने के लिए वो एक कीवर्ड, एक रेफरेंस बनाती है जिसको जावा में अपन बोलते हैं दिस। मैं आपको इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं व्हाइट बोर्ड पे, फिर अपन आईडी पे इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इमेजिन करिए आपने जावा के अंदर ये एक सिंपल सी क्लास बनाई जिसका नाम आपने रखा ईएमपी। ठीक है, क्लास के अंदर क्या डेटा है उससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, फॉरगेट दैट। ठीक है, क्लास में आपने एक मेथड बनाया है जिसका नाम आपने दिया है पब्लिक वॉइड सेट ईएमपी। क्या कर रहा है, ये कुछ पैरामीटर्स ले रहा है और इन पैरामीटर्स को ये मेथड यूज कर रहा है। ओके, अपनी बॉडी के अंदर इनका कुछ यूज कर रहा है। आपने क्लास में एक और मेथड बनाया है, उस मेथड का नाम आपने रखा है शो। शो ईएमपी कर देते हैं। ये मेथड कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं। ठीक, आपकी तरफ से एक्सप्लिसिटली इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है मान लीजिए। ठीक है, और मैं ऊपर वाले मेथड में कुछ आर्गुमेंट मेंशन कर देता हूं ताकि आपको ट्रेस करने में आसानी रहे। इमेजिन कर लीजिए यहां पर पैरामीटर में एम्प्लॉय की एज और एम्प्लॉय का नाम आ रहा है। सपोज कीजिए एज और नेम नाम के 2 पैरामीटर्स यहां पर अपन पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इमेजिन करिए आपने इस एम्प्लॉय क्लास का कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करा। आप लिखेंगे EMPE इज इक्वल्स टू न्यू EMP। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो लाइन मैंने लिखी है EMPE इक्वल टू न्यू EMP, इसका मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा एक ई नाम का बनेगा रेफरेंस। लेट मी ड्रॉ दैट। ये ई नाम का एक हमारा रेफरेंस होगा, राइट। और ये ई नाम का रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसको मैं यहां सर्कल के शेप में दिखा रहा हूं। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मैं मान लू इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने आप में 2000 है तो वो 2000 इस ई नाम के रेफरेंस के अंदर आकर स्टोर होगा। इतना आपको अच्छे से पता है अपने जावा बेसिक्स के कारण। ठीक है, अब इमेजिन करिए आप इस ई रेफरेंस की मदद से क्लास के किसी मेथड को कॉल करते हैं। क्लास में कौन सा मेथड है? सेट ईएमपी। तो आप लिखते हैं ई डॉट सेट ईएमपी, राइट, और इसमें कुछ आप आर्गुमेंट्स पास करते हैं। एज आपने पास कर दी 24, नाम आपने पास कर दिया नीरज, सपोज कीजिए। और फिर उसके बाद आपने कॉल करा ई डॉट शो ईएमपी जिसको आपने अपनी तरफ से कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा है। ठीक है, अब ध्यान से इस कोड को ट्रेस करिए, मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप जावा में कहेंगे ई डॉट सेट ईएमपी, आप सेट ईएमपी को कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं? आप सेट ईएमपी को पास कर रहे हैं 2 पैरामीटर 24 और नीरज। बट एक्चुअल में फ्रेंड्स जावा इस सेट ईएमपी को अपनी तरफ से एक पैरामीटर और पास कर रही है जो आपको नहीं दिख रहा है, और वो पैरामीटर है इस ऑब्जेक्ट का जिसको ई पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस या मेमोरी रेफरेंस। यानी ये कॉल किसने दिया है? ये कॉल प्रोग्रामर ने दिया है। समझिएगा, दिस इज प्रोग्रामर्स कॉल।
ठीक है, लेकिन इस कॉल को जावा कंपाइलर अपने लेवल पे थोड़ा सा बदलेगा। कैसे बदलेगा? जावा कंपाइलर इस कॉल को अपने लेवल बना देगा। ई डॉट सेट ईएमपी, पैरामीटर में 24 जाएगा, पैरामीटर में नीरज जाएगा, और इसके अलावा एक चीज और जाएगी और वो है 2000। 2000 कौन है? अगर आप डायग्राम देखकर समझ पा रहे हो तो 2000 उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जिसको हमारा ई नाम का रेफरेंस कर रहा है पॉइंट। ना सिर्फ 2000 यहां से जावा पास करेगी, बल्कि जावा चुपचाप आपके इस मेथड में आकर एक पैरामीटर बढ़ा देगी, जिस पैरामीटर को जावा की तरफ से क्या नाम मिला है? जिस पैरामीटर को जावा की तरफ से नाम मिला हुआ है दिस। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ दिस नाम का एक पैरामीटर अपने आप बन जाएगा, और ये दिस क्या कर रहा होगा? इसमें 2000 स्टोर होगा। अगर इस दिस के अंदर 2000 आकर स्टोर होता है तो फ्रेंड्स आप खुद सोचें, दिस किसको पॉइंट करने लगेगा? दिस पॉइंट करने लगेगा इसी ऑब्जेक्ट को जिसको अभी तक पॉइंट कर रहा है ई। यानी जो रोल ई का है आउटसाइड द क्लास ईएमपी, वो रोल दिस का है इनसाइड द मेथड सेट ईएमपी। सेट ईएमपी में बैठकर दिस इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए सेट ईएमपी मेथड को करा गया है कॉल। कितनी देर दिस इसको पॉइंट करेगा? जितनी देर आपका ये पीस ऑफ कोड रन होगा उतनी देर पॉइंट करेगा। जैसे ही कंट्रोल सेट ईएमपी से बाहर निकलेगा, गौर कीजिएगा दिस की जो कनेक्टिविटी है वो आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंस से या आपके ऑब्जेक्ट से टूट जाएगी। अगली बार जब आप कॉल कर रहे हैं ई डॉट शो ईएमपी, ये प्रोग्रामर का कॉल है, लेकिन जावा इस कॉल में क्या कन्वर्ट कर देगी वो आप समझ ही गए होंगे। अब जावा इस कॉल को अपने लेवल बना देगी ई डॉट शो ईएमपी, और पैरामीटर में जावा चुपचाप यहां से पास कर देगी 2000। ये 2000 जाकर किसमें रिसीव होगा? ये 2000 जाकर यहां रिसीव होगा जो ईएमपी में दिस नाम का रेफरेंस जावा ने बना रखा है। ये जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ये अपन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? इसको गलत मत समझिएगा कि ये हमें लिखना है, क्या ये आपको नहीं लिखना है। दिस पार्ट इज ऑटोमेटिकली डन बाय जावा कंपाइलर। ये जो एक पैरामीटर आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है ये अपने आप जावा कंपाइलर की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। तो जब भी आप यहां से कॉल करेंगे ई डॉट शो ईएमपी, जावा कंपाइलर यहां से 2000 पास करेगा, ये 2000 जाकर इस दिस के अंदर कॉपी हो जाएगा, भले ही शो ईएमपी और कोई आर्गुमेंट ले रहा हो या ना ले रहा हो। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जावा में हर नॉन स्टैटिक मेथड एक आर्गुमेंट तो पक्के तौर पे लेता ही लेता है जो जावा खुद उसे पास करती है, और वो होता है करंट या कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जिस एड्रेस को वो रिसीव करता है एक कीवर्ड में, जिस कीवर्ड का जावा ने नाम दे रखा है दिस। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए यही पीस ऑफ कोड मैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चलाता हूं, सपोज करिए मैं यहां कहता हूं ईएमपी एफ इक्वल टू न्यू ईएमपी, क्या होगा जब मैं कहूंगा ईएमपी एफ इक्वल टू न्यू ईएमपी? अगेन एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको एफ पॉइंट करने लग जाएगा। और अब जब मैं कहूंगा एफ डॉट सेट ईएमपी, अब जब मैं कहूंगा एफ डॉट सेट ईएमपी, और मैं यहां से कुछ सेट ईएमपी को पैरामीटर्स दूंगा, मान लीजिए मैंने 22 और रवि दिया, तो मुझे लग रहा है मैं 22 और रवि दो पैरामीटर पास कर रहा हूं। फ्रेंड्स यहाँ तीसरा आर्गुमेंट भी जा रहा है, और वो तीसरा आर्गुमेंट कौन है? वो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जिसको हमारा एफ नाम का रेफरेंस कर रहा है पॉइंट। अगर मैं रफली डायग्राम से आपको समझाऊं, ये मान लीजिए एफ है, ये मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है जिसको एफ कर रहा है पॉइंट। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस अपने आप में 4000 है, तो एफ में आएगा 4000, और यहां से जावा चुपचाप रवि के बाद 4000 पास करेगी, वो 4000 इस दिस में आएगा, और ये दिस अब की बार इस 4000 एड्रेस को करेगा पॉइंट। यानी जब जावा में आप किसी मेथड को कॉल करते हो, ये पक्की बात है उस मेथड को एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करेगी जावा, और वो पैरामीटर होता है करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। करेक्ट? समझ आ रहा है इतना? ये है दिस का इंट्रोडक्शन कि दिस होता क्या है। तो दिस एक कीवर्ड होता है नंबर 1, दिस हमेशा मेथड की आर्गुमेंट लिस्ट में मौजूद होता है बट हमें दिखता नहीं है नंबर 2, और दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को कर रहा होता है पॉइंट। ये काम करवाने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की नहीं है, ये काम ऑटोमेटिकली आपके लिए करती है जावा। अब सवाल आता है एज अ प्रोग्रामर हम दिस का क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, हमें दिस से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, दिस का हमारे लिए क्या यूज है? तो फ्रेंड्स एज अ प्रोग्रामर दिस का आपके लिए दो जगह यूज होगा। दो चीजें जावा में ऐसी हैं जो आप दिस की मदद से ज्यादा बेटर और ज्यादा इजी तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहला काम होता है दिस का ओवरलैपिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या ओवरलैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स को सॉल्व करना। ओवरलैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स को सॉल्व करने का मतलब, इसका एग्जांपल मैं सीधे आपको कोड से देता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं दिस का क्या बेनिफिट है। पहले मैं आपको दिस का कॉन्सेप्ट एक बार कोडिंग के थ्रू फिर समझाता हूं। तो इमेजिन करिए हमारे पास स्टूडेंट क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर है रोल, इंस्टेंस वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं। दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल है हमारे पास नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। और फ्रेंड्स तीसरा इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास है
प्राइवेट, डबल, परसेंटेज, 3 इंस्टेंस वेरिएबल मेरी क्लास के अंदर है। मुझे अपनी क्लास के अंदर फ्रेंड्स एक मेथड बनाना है जो इन तीनों डेटा मेंबर्स को पैरामीटर की मदद से इनिशियलाइज करे। एक पैरामीटराइज मेथड जो 3 पैरामीटर ले और रोल नेम और परसेंटेज को इनिशियलाइज करे। तो मैंने क्या करा, पब्लिक वॉइड मेथड का नाम दिया सेट स्टूडेंट, पैरामीटर में लिखा मैंने इंट आर, कॉमा स्ट्रिंग नेम, कॉमा डबल परसेंटेज, बल्कि आर एन लिया मैंने और यहां मैंने लिया डबल पी। पैरामीटर को मैंने रैंडमली अपनी तरफ से 3 नाम दिए, आर एन पी, कुछ और भी दे सकता था। अंदर मैंने कहा रोल इक्वल टू आर, नेम इक्वल टू एन, परसेंटेज इक्वल टू पी। अंदर मैंने इनको इनिशियलाइज करा। फिर उसके बाद मैंने एक शो मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड शो स्टूडेंट, राइट। शो स्टूडेंट को बस एक ही काम करना है, इन तीनों को डिस्प्ले करना है। तो यहां लिख दिया मैंने रोल इज इक्वल्स टू प्लस रोल, राइट, प्लस कॉमा नेम इज इक्वल्स टू प्लस नेम, प्लस कॉमा परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्लस परसेंटेज। सिंपल है क्लास। मेरे पास एक मेथड है सेट स्टूडेंट, एक शो स्टूडेंट। सेट स्टूडेंट 3 पैरामीटर लेकर रोल नेम पर को इनिशियलाइज कर रहा है, शो स्टूडेंट उन्हें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। ये मेरी ड्राइवर क्लास है फ्रेंड्स, यूज स्टूडेंट, जिसमें मैं स्टूडेंट क्लास का क्रिएट कर देता हूं एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, कनेक्ट कर देता हूं उसे स्टूडेंट क्लास के एक नए ऑब्जेक्ट के साथ, स्टूडेंट, सॉरी, राइट। और उसके बाद मैं कहता हूं एस डॉट सेट स्टूडेंट। सेट स्टूडेंट को मैं यहां से पास करता हूं रोल नंबर 10, नाम पास करता हूं मैं दीपक, और दीपक के लिए परसेंटेज पास करता हूं मैं 78 पॉइंट। फिर मैंने कहा एस डॉट टू स्टूडेंट और डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, कोड को जब मैं रन करूंगा आपको कहीं भी कोई दिक्कत इस कोड में नजर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ये कोड मुझे आउटपुट देगा। लेट्स चेक इट आउट। तो मैंने रन करा, आउटपुट आना चाहिए 10 दीपक और 78.2 जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बस फ्रेंड्स इस कोड में एक दिक्कत है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोड सही है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सोचे तो हमने एक छोटी सी गलती करी है। गलती भी नहीं कहूंगा मैं, हमने छोटी सी एक नेग्लिजेंस की है। क्या की है, ये जो पैरामीटर्स को आप नाम दे रहे हैं ना, आर एन पी, ये इस तरह के रैंडम नाम नहीं होने चाहिए। इंडस्ट्री ऐसा रिकमेंड करती है। इंडस्ट्री कहती है जब भी आप कोई पैरामीटर बना रहे हैं, और वो इसलिए बना रहे हैं कि वो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करेगा अपनी वैल्यू से, तो कोशिश करिए पैरामीटर का नाम डेटा मेंबर के नाम पे आप रखें। इससे ना कोई स्पीड बढ़ रही है, इससे ना कोई मेमोरी बच रही है, इससे बस आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। भाई जैसे आप कोई भी कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसमें आपको मान लीजिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो आप वेरिएबल का नाम सम देना प्रेफर करते हैं ना। नाम देने को तो आप उसका सब्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन सम देते हैं तो कोड पढ़ने में ज्यादा आसान लगता है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं तो फैक्टोरियल रखने वाले वेरिएबल को आप फैक्ट नाम देते हैं। ऐसे इंडस्ट्री रिकमेंड करती है कि अगर आप क्लास में कोई मेथड बना रहे हैं जो पैरामीटर्स लेकर डेटा को इनिशियलाइज कर रहा है, तो कोशिश करिए उस मेथड के पैरामीटर का नाम क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के नाम पे आप रखें। तो मैं इंडस्ट्री की इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए क्या करता हूं, इसका नाम दे देता हूं रोल, इसका नाम दे देता हूं नेम, और इसका नाम दे देता हूं परसेंटेज। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब हमारे पास कितने रोल नेम पर हो गए, अब हमारे पास 2 रोल नेम और पर के सेट हो गए। एक रोल नेम और पर आपने क्लास लेवल पे डिक्लेयर करा है, जिसको हम लोग बुलाते हैं जावा की इंग्लिश में इंस्टेंस वेरिएबल, और दूसरा रोल नेम और पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो आपने डिक्लेयर करा है एज पैरामीटर या एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है ना, मतलब 2 सेट हैं आपके पास, एक मेथड में लोकली है जो पैरामीटर के तौर पे अवेलेबल है, एक क्लास लेवल पे है जो इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे अवेलेबल। ठीक है, अब आप एज अ प्रोग्रामर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रोल इक्वल टू रोल, ये सोचते हुए कि ये लोकल पैरामीटर रोल की वैल्यू क्लास लेवल के रोल में इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर आप लिखेंगे यहां नेम इक्वल टू नेम, क्या सोचते हुए कि जो लोकल पैरामीटर नेम है ये चला जाएगा क्लास लेवल के डेटा मेंबर नेम, और फिर आप लिखेंगे यहां परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होगा नहीं। होगा क्या, अपन क्या सोच रहे हैं, अपन सोच रहे हैं ये रोल ये वाला रोल होना चाहिए और ये रोल ये वाला रोल होना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन जावा ऐसा नहीं सोच रही है। जावा क्या देख रही है, जावा बस इतना देख रही है कि आपने रोल नाम लिया है। अगर आपने रोल नाम लिया है तो ज्यादा नियर ये वाला रोल है ना एज कंपेयर टू दिस वन, तो जावा क्या करेगी, असाइनमेंट के लेफ्ट पे भी इसी रोल को रखेगी और असाइनमेंट के राइट पे भी इसी रोल को रखेगी। मतलब ये पैरामीटर अपनी वैल्यू अपने आप को ही असाइन करेगा, ना कि क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को। इसी तरह से असाइनमेंट के लेफ्ट पे जावा यही वाला नेम रखेगी
और राइट पे भी जावा यही वाला नेम रखेगी और ऐसा ही कुछ वो करेगी विद परसेंटेज। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा ये कि ये कोड कंपाइल रन सब कुछ होगा, लेकिन जब आप शो स्टूडेंट से डेटा डिस्प्ले कराओगे तो शो स्टूडेंट तो ये रोल कौन सा रोल मान रहा है? शो स्टूडेंट तो ये रोल क्लास लेवल वाला रोल मान रहा है, और इसके अंदर अभी भी डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू अभी भी पड़ी हुई है 0, नेम अभी भी पड़ा हुआ है नल, और परसेंटेज अभी भी पड़ा हुआ है 0.0। यानी आपका सेटर मेथड चलने के बावजूद डेटा मेंबर तक वैल्यू पहुंच ही नहीं पाई, इंस्टेंस वेरिएबल तक डेटा जा ही नहीं पाया, क्योंकि ये नेमिंग के कारण यहां पर जो असाइनमेंट आपने लगाया उसने दोनों तरफ इसी लोकल पैरामीटर या लोकल वेरिएबल रोल को यूज कर लिया। इस कोड को रन करिए, आपको और क्लैरिटी मेरे आउटपुट में या मेरे डिस्कशन में नजर आएगी। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, रोल 0, नेम नल, परसेंटेज 0.0। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोकल वेरिएबल का नाम इंस्टेंस वेरिएबल के नाम के जैसा होने के कारण इंस्टेंस वेरिएबल हाइड हो गया, शैडो हो गया, तो इंस्टेंस वेरिएबल तक अपन पहुंच ही नहीं पा रहे। अब इस हाइडिंग या शैडोइंग को दूर कौन करेगा? तो इसे दूर करने का काम करेगा दिस। अब आप सोचिए, क्या इस सेट स्टूडेंट के पास एक दिस आया होगा? बिल्कुल आया होगा, जावा ने भेजा होगा। वो दिस किसको पॉइंट कर रहा होगा? क्या इन रोल नेम परसेंटेज को पॉइंट कर रहा होगा? नहीं, वो दिस पॉइंट कर रहा होगा आपके इस न्यू स्टूडेंट से क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल रोल नेम पर हैं, बिल्कुल हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ क्या लिख देना चाहिए? रादर देन राइटिंग रोल इक्वल टू रोल, हमें लिखना चाहिए दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल, हमें लिखना चाहिए दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और हमें लिखना चाहिए दिस डॉट परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज। कहने का मतलब जब आप यहाँ दिस डॉट रोल बोलेंगे तो आप क्लियरली जावा को मेंशन कर रहे हैं कि ये लाइन से मुझे वो रोल तक पहुंचाओ जो दिस के पास अवेलेबल है, और दिस के पास ये लोकल पैरामीटर नहीं है, दिस के पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोल नेम और परसेंटेज है वो ये इंस्टेंस लेवल वाले हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं। तो ये लाइन से आप इस रोल तक पहुंचोगे, दिस डॉट नेम से आप इस नेम तक पहुंचोगे, दिस डॉट परसेंटेज से आप इस परसेंटेज तक पहुंचोगे। अल्टीमेटली होने क्या वाला है? अल्टीमेटली होने ये वाला है कि प्रोग्राम जब रन होगा तो पैरामीटर के नाम सेम होने के बावजूद आप डेटा मेंबर को कर पाओगे प्रॉपरली इनिशियलाइज। देखिए ध्यान से, यही चीज अब आप दोबारा पढ़िए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। स्लाइड भी तो कुछ ऐसे समझाने की कोशिश कर रही है, यही चीज आपको स्लाइड कहने की कोशिश कर रही है कि दिस की मदद से हम लोकल वेरिएबल्स का नाम सेम रखकर भी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल तक जा सकते हैं, उस ओवरलैपिंग को हम लोग कर सकते हैं रिजॉल्व। ये दिस का पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। और अधिकतर आईडीज में आप देखिएगा जब आप कोड ऑटो जनरेट कराते हैं तो आईडीज भी आपके लिए ऐसा ही कुछ करते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, और यहां अगर हम लोग स्टूडेंट क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करवाते हैं, कैसे करवाएंगे? अपन स्टूडेंट क्लास को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहां पर आईडी को बोलते हैं जनरेट। जनरेट करने में पूछेगा क्या जनरेट करना है, तो मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है। कैसा कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, तो मैं बोलूंगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है जो इन तीनों को इनिशियलाइज करे। अब आप नोटिस करिए आईडी जो मेरे लिए कोड जनरेट कर रहा है, नोटिस करिए उसमें भी वो इन तीनों पैरामीटर का नाम वही रख रहा है जो पैरामीटर जो डेटा मेंबर के नाम है, और उसी से दिस की मदद से कर रहा है इनिशियलाइज। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अधिकतर जगहों पर आपको यही प्रैक्टिस मिलेगी कि अगर आप कोई पैरामीटर ले रहे हैं और वो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है तो कोशिश करिए नाम पैरामीटर का इंस्टेंस वेरिएबल के नाम पे रखें। अब से हम लोग इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे जहां तक पॉसिबल हुआ वहां। ओके, अब आता है दिस का दूसरा फायदा। दिस का सेकंड बेनिफिट क्या होता है जावा में? तो लेट्स रीड द स्लाइड फर्स्ट। स्लाइड कह रही है दिस का जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है जावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। समझने की कोशिश करते हैं ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग अपने आप में क्या होता है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब होता है अगर आपके पास एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं और उनकी कोडिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कर सकते हैं कॉल विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर सुनिएगा, अगर आपकी क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं और उनकी कोडिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो जावा कहती है आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कर सकते हैं कॉल, और जब आप ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं दिस इन जावा इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसका भी फ्रेंड्स अपन एक डेमो लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द आईडी और देखते हैं इसको हम किस एग्जांपल में यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास। क्लास का नाम हम लोग देते हैं फ्रेंड्स बॉक्स। ठीक है, तो मैंने एक बॉक्स नाम की क्लास बनाई। लेट मी क्लोज दिस। ठीक है, बॉक्स नाम की क्लास के अंदर फ्रेंड्स मैंने 3 इंस्टेंस वेरिएबल रखे, प्राइवेट, इंट, लेंथ
कॉमा ब्रेथ कॉमा हाइट, है ना। ये तीन मैंने क्लास के अंदर डेटा मेंबर के लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब मैंने क्या करा, मैंने इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा। क्या करेगा ये कंस्ट्रक्टर? ये कंस्ट्रक्टर तीन पैरामीटर्स लेगा और इन तीन पैरामीटर्स से लेंथ, ब्रेथ और हाइट को इनिशियलाइज करेगा। जैसा हमने अभी अभी सीखा वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ये मैंने पैरामीटर्स को नाम दे दिया। जैसा अभी अभी सीखा, यहां लिखूंगा मैं दिस डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ, है ना, दिस डॉट ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ और दिस डॉट हाइट इक्वल टू हाइट, दिस डॉट हाइट इक्वल टू हाइट। ये तीन मैंने डेटा मेंबर कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर कर दिए फ्रेंड्स इनिशियलाइज। लेकिन मुझे लगता है मुझे क्लास में एक कंस्ट्रक्टर और देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बॉक्स क्यूबॉइड ही हो, क्यूब भी तो हो सकता है। और अगर कोई बॉक्स क्यूब है तो वो तीन पैरामीटर थोड़ी लेगा, तो वो लेना चाहेगा एक पैरामीटर इंट साइड। और क्लास के तीनों डेटा मेंबर्स को, अब तो यहां दिस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तीनों डेटा मेंबर्स को इसी से इनिशियलाइज करेगा। लेंथ इक्वल टू साइड, ब्रेथ इक्वल टू साइड और हाइट इक्वल टू साइड, है ना। ऐसे इनको इनिशियलाइज करें। अब समझने वाली बात यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अंदर का कोड है और इस कंस्ट्रक्टर के जो अंदर का कोड है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप वैल्यू में मत जाइएगा, आप सिर्फ तरीका देखिए। ऊपर भी आप तीन लाइनें लिखकर लेंथ, ब्रेथ, हाइट में कोई तीन वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, नीचे वाले में भी तो आप तीन लाइनें लिखकर लेंथ, ब्रेथ, हाइट में कोई तीन वैल्यू असाइन कर रहे हैं। बस फर्क इतना ही है ना कि यहाँ ये वैल्यूज सेम है और वहां वो वैल्यूज अलग अलग है। तो जावा कहती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस वाले कंस्ट्रक्टर से, सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर से फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले। अगर सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर फर्स्ट वाले को कॉल कर ले और उसको अपने मर्जी मुताबिक पैरामीटर्स पास कर दे, तो जो आप यहां तीन लाइन लिखकर अचीव कर रहे हैं वही तो ये तीन लाइनों से भी आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम इस सेकंड कंस्ट्रक्टर को बोले कि तुम फर्स्ट वाले को कॉल कर लो और हम ये जो तीन पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू साइड ही पास कर दें, तो सोचिए अगर इस वाले लेंथ में साइड, इस वाले ब्रेथ में साइड, इस वाले हाइट में साइड आ जाए, तो फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब के सब साइड के बराबर ही तो होंगे। करेक्ट। ये करने के लिए जावा रिकमेंड करती है कि हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग। पहले मैं बिना चेनिंग के आपको एक कोड चला के दिखाता हूं और क्लैरिटी के लिए अपन ये कंस्ट्रक्टर और लेते हैं, आपको और अच्छे से चीज समझ में आएंगे। ये हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहां हम क्या लिख रहे हैं? यहां हम लिख रहे हैं लेंथ इक्वल टू 0, राइट, ब्रेथ इक्वल टू 0 और हाइट इक्वल टू 0। यहां भी अब आप समझने की कोशिश करिए, लेंथ इक्वल टू 0, ब्रेथ इक्वल टू 0, हाइट इक्वल टू 0, तीन वैल्यूज ही असाइन हो रही है। बस ये वैल्यूज 0 हैं और ऊपर वाले में ये वैल्यूज तीन अलग अलग वैल्यूज हैं। तो अगर इस कंस्ट्रक्टर से भी हम लोग अपने फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें, बाय पासिंग 0 0 0 3 आर्ग्यूमेंट, तो ये जो अंदर की तीन लाइन है 6 7 8, इनका जो काम करने का तरीका है वो इन्हीं तीन लाइनों के बराबर तो हो जाएगा, 16 17 और 18। ठीक है, इस बात को और अच्छे समझने के लिए एक शो भी बना देते हैं हम लोग। तो मैंने यहां पर कहा पब्लिक वॉइड शो। शो क्या करेगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो यहां मैंने कह दिया लेंथ इज इक्वल्स टू प्लस लेंथ, राइट, प्लस कॉमा ब्रेथ इज इक्वल्स टू प्लस ब्रेथ और प्लस कॉमा हाइट इज इक्वल्स टू प्लस हाइट। ये लिख दिया अपन ने। अब अपन आते हैं ड्राइवर क्लास में। लेट्स क्रिएट अ ड्राइवर क्लास। तो मैंने ड्राइवर क्लास बनाई बाय द नेम ऑफ यूज बॉक्स। यूज बॉक्स के अंदर मैंने बॉक्स क्लास के क्रिएट करे तीन ऑब्जेक्ट्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बॉक्स b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स। इसको मैंने पास करा 10, 20, 30, है ना, तीन अलग अलग वैल्यूज इसको मैंने पास करी। फिर उसके बाद मैंने कहा बॉक्स b2 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। इसको मैंने क्या पास करा? 15 पास करा। और फिर मैंने कहा बॉक्स b3 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। इसको मैंने कुछ भी पास नहीं करा। अब मैंने कहा b1 डॉट शो, फिर मैंने कहा b2 डॉट शो, फिर मैंने कहा b3 डॉट शो। आउटपुट वाइज जैसा मैंने कहा कोड में कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा और आपको तीनों बॉक्सेस का डेटा स्क्रीन पे दिख जाएगा। सिंपल है। मैं सिर्फ कोड को रिड्यूस करने की बात कर रहा हूं,
मैं ये कह रहा हूं ये जो हमने 9 लाइनें इन कंस्ट्रक्टर्स में लिखी हैं, ये काम हमारा 5 लाइनों में हो जाएगा। कैसे? हम इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कोई चेंजेस ना करें, इस कंस्ट्रक्टर को ये बोले कि ये अपनी तरफ से लेंथ ब्रेथ हाइट में वैल्यूज ना डालते हुए ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर की सर्विसेज यूज कर ले, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के कोड को यूज कर ले। और ये करने के लिए प्रोग्रामर लिखेगा यहां पर दिस और पास कर देगा साइड कॉमा साइड कॉमा साइड। इस लाइन को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो मैं जावा से बोल रहा हूं, बॉक्स क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो 3 इंटीजर्स लेता हो। अब आप मुझे बताइए बॉक्स क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है जो 3 इंटीजर लेता हो? हाँ जी है, ऊपर दिख रहा है कंस्ट्रक्टर। तो ये कॉल इस कंस्ट्रक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपका ये साइड इस लेंथ में जाएगा, ये साइड इस ब्रेथ में जाएगा, ये साइड इस हाइट में जाएगा। लेंथ की वैल्यू असाइन हो जाएगी दिस डॉट लेंथ में, ब्रेथ की वैल्यू असाइन हो जाएगी दिस डॉट ब्रेथ में, हाइट की वैल्यू असाइन हो जाएगी दिस डॉट हाइट में। और होगा क्या? ये 3 लाइनें वही काम करेंगी जो इस कंस्ट्रक्टर की 3 लाइनें करने वाली थी। इसी तरह से हमारा जो तीसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें से भी हम जबरदस्ती 3 लाइनें क्यों लिख रहे हैं? इसे हटा दें और यहां क्या लिख दें, आप खुद गेस करिए। यस, यहां लिख दें दिस 0,0,0। अगर हम ये लिख देते हैं तो ये लाइन क्या बोल रही है? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढो जो पैरामीटर में 0, 0, 0 यानी 3 इंटीजर ले पाए। कौन है वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है। 0, 0, 0 लेंथ ब्रेथ हाइट में आ गया और ये 3 लाइनों ने इनिशियली लेंथ ब्रेथ हाइट में वैल्यूज डाल दी। तो अब आप नोटिस करिए, आपने मेन बॉडी एक कंस्ट्रक्टर में लिखी, बाकियों से सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर को आपने कॉल कर लिया। इसको बोलते हैं जावा में कंस्ट्रक्टर चेनिंग या इंटर कंस्ट्रक्टर कॉल, और इस मामले में आपकी हेल्प करता है दिस। बस इसमें 2 बातें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। पहली बात, ये जो आप दिस का यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने के लिए, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर अलाउड है। आप किसी नॉर्मल मेथड के अंदर बैठकर दिस के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते। हर नॉर्मल मेथड क्लास का दिस को सिर्फ रेफरेंस की तरह देखता है और वो दिस के साथ डॉट लगाकर डेटा को एक्सेस करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर दिस का डबल बोल लेते हैं। कंस्ट्रक्टर दिस को एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, जो कि इस कंस्ट्रक्टर में हो रहा है, और कंस्ट्रक्टर की मदद से हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर सकते हैं, और यहां हमारे लिए यूज होगा दिस। यानी फॉर कंस्ट्रक्टर दिस हैज डबल रोल्स टू प्ले। वो रेफरेंस भी है और वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका भी है, माध्यम भी है, मैकेनिज्म भी है। ठीक। दूसरी बात, ये वाली जो लाइन है, अच्छा तो मैं इस बात का आपको प्रूफ भी दे देता हूं। बहुत बार स्टूडेंट्स को चीजें लगती है प्रैक्टिकली दिख जाए तो ज्यादा बेटर समझ में आती है, तो आप नोटिस करिए। मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं दिस 0,0,0। देखिए जावा मुझे क्या शिकायत कर रही है। जैसे ही मैं ये कोड लिखूंगा, कैन यू सी दिस एरर, और जैसे ही मैं इस पे पॉइंटर रखूंगा मुझे बोला जाएगा कि ये चीज आप यहां नहीं कर सकते, ये चीज सिर्फ और सिर्फ करी जा सकती है इनसाइड एनी कंस्ट्रक्टर। वो साफ बोल रहा है कि कैंडिडेट्स फॉर मेथड कॉल दिस आर ईदर दिस कंस्ट्रक्टर और दिस कंस्ट्रक्टर और दिस कंस्ट्रक्टर। आप इन कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लाइन लिख सकते हैं, किसी नॉर्मल मेथड के अंदर ये लाइन आप नहीं लिख सकते। तो कोई भी नॉर्मल मेथड कंस्ट्रक्टर चेनिंग जावा के अंदर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो जावा दे देगी एरर, तो ये लाइन यहां नहीं आ सकती। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर में भी इस लाइन को रखने का एक खास रूल है, और रूल क्या है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं तो ये लाइन जो चेनिंग कर रही है ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी की होनी चाहिए पहली लाइन। ये लाइन जो चेनिंग कर रही है ये कंस्ट्रक्टर बॉडी की होनी चाहिए पहली लाइन। आपको अगर हेलो लिखना है तो वो आप इस लाइन के बाद लिखेंगे। इस बात को भी आप यहां समझिए। अगर मैं यहां नीचे लिखता हूं system.out.println हेलो, प्रोग्राम में कोई तकलीफ नहीं है, प्रोग्राम बढ़िया रन होगा। रन कीजिए, पहले की तरह आपको आउटपुट मिलेगा, बस एक मैसेज और मिलेगा एक्स्ट्रा, विच इज हेलो। क्लियर? ठीक। लेकिन अगर यही हेलो फ्रेंड्स मैंने लाइन नंबर 12 से कट करके लाइन नंबर 11 पे लिख दिया तो जावा दे देगी एरर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कंस्ट्रक्टर बॉडी का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज जावा कोड एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अगर आपको कुछ भी करना है तो आप वो दिस के बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि जावा मानती है इनिशियलाइजेशन पहले होना चाहिए, बाद में आपका बाकी का कोड चलना चाहिए। क्लियर? तो ये थे दिस के 2 बेहद इंपॉर्टेंट यूजेस। नंबर 1, आप दिस की मदद से ओवरलैपिंग रिजॉल्व करते हैं। नंबर 2, आप दिस की मदद से कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है? ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव शोन।